स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का हिंदी पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी में प्रैक्टिस सेट 16 तक कर चुके हैं। जो लोग नए व्यूवर्स हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, वो हमारे चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले का 16 तक हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों को। समय बहुत कम है, आप लोग सभी रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस सेट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का रिवीजन अच्छा होगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा कथाकार हिंदी का सर्वप्रथम कथाकार है जिसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वथा नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जैनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नवाब राय उपनाम से लिखा है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीला के घर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र है? आंसर होगा ऑप्शन सी, राम जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं में से गंगी की विशेषताएं सम्मिलित नहीं हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज़ उठाने वाली। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार सरदार जी के नौकर का नाम क्या था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मा। अगला प्रश्न है, अभिशप्त कहानी के अनुसार शुक्ला जी की बेटी का क्या नाम था? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सविता। अगला प्रश्न है, राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, किन्नरियाँ व अप्सराएं। अगला प्रश्न है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। परिंदे कहानी के अनुसार यह कथन किसका है? आंसर होगा दोस्तों, उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिस वुड। अगला प्रश्न है, गिरीश नेगी कौन था? तो गिरीश नेगी दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के अनुसार ह्यूबर्ट छुट्टियां में कहाँ जाना चाह रहा है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, रंजीत ने अपना सामान मनाली में कहाँ रखवाता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोबर। अगला प्रश्न है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह कथन है, यानी किनका है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिस्टर मेहता। अगला प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के उपन्यास डैश में मिलता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोदान। अगला प्रश्न है, होरी का पूरा नाम है? होरी का पूरा नाम दोस्तों होरी राम है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल की प्रथम तथा दूसरी खंड में कितने परिच्छेद हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 44 और 23। अगला प्रश्न है, ममता ने कमली के पुत्र को क्या नाम दिया? उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कुमार नीलोथ। अगला प्रश्न है, सोशलिस्ट पार्टी के भूमि सुधार आंदोलन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने किस दफ़ा का प्रयोग किया? आंसर होगा ऑप्शन सी, दफ़ा 40। अगला प्रश्न है, पार्वती की मां हत्या किस संदेह पर हो जाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डायन होने पर। अगला प्रश्न है, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहां किफ़ायत हो वह उधर ही मुंह मारता है, किसका कथन है?
आंसर होगा ऑप्शन सी मोतीराम। अगला प्रश्न है, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। यह कथन किसका है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, वैद्य जी के भांजे रंगनाथ किस विषय में शोध कार्य कर रहे हैं? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी इतिहास। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत के गांवों में जन्मली विसंगतियों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सावित्री अपने लिए डैश आदमी चाहती है? उत्तर होगा ऑप्शन बी एक पूरा आदमी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के लोंदे सबके सब मिट्टी के लोंदे आधे अधूरे में यह कथन है? यह कथन है दोस्तों छोटी लड़की का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाटक में प्रयुक्त मिस बनर्जी कौन है? तो मिस बनर्जी छोटी लड़की की शिक्षिका है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, रोहुआ अब मिले कि आहू भारत आई भाई हा 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाई। इन पंक्तियों से भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक प्रतीत होता है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दुखांत। अगला प्रश्न है, शमशान में कुत्तों कौओं सयारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा के किस अंक का दृश्य है? आंसर होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा की भाषा शैली के संदर्भ में सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, भारत भाग्य के संदर्भ में सही है। तो भारत भाग्य के संदर्भ में दोस्तों भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमोहित एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। ये सही है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक है। सही है। वह अंततः छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। यह भी सही, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए किसने शकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया? आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी किस पर मुग्ध थी? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, यह कसक अरे आंसू सहजा डैश शीतलता फैलाता बह जा ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह गीत किसने गाया है? उत्तर होगा ऑप्शन सी मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शिखर स्वामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वरदान। नेक्स्ट है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। उत्तर होगा ऑप्शन बी भरपेट। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेरणात्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दोस्तों नासमझ होना। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, हाथी झूम रहा है वाक्य में कौन सा कारक है? तो हाथी झूम रहा है में कर्ता कारक है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन है दोस्तों प्लूटो का। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स
1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। अगला प्रश्न है, मैथ्यू आर्नल्ड की मुख्य रचनाएं हैं। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 ईस्वी का, ऑन द स्टडी ऑफ सेलेटिक लिटरेचर ये भी 1867 का, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। लिटरेचर एंड डोगमा 1873 ईस्वी, ये भी मैथ्यू आर्नल्ड की रचनाएं हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संवेदनशीलता का असहचर्य डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यह अवधारणा किसकी है? तो यह अवधारणा है दोस्तों टी.एस. इलियट की, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेटरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, नरहरिदास के शिष्य इनमें से कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कबीर का जीवन काल है, जो कबीर का जीवन काल है दोस्तों वह है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति दोस्तों विद्यापति की है, आंसर होगा ऑप्शन से। 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो रसखान का जन्म हुआ था दोस्तों दिल्ली में, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है, लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल की, उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भूषण। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महादेवी का काव्य डैश के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छायावाद और रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चेतना के ओतप्रोत कवि हैं? तो मार्क्सवादी चेतना के ओतप्रोत कवि हैं कवि पंत, ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 3। अगला प्रश्न है, पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार हैं? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शेखर एक जीवनी अगय। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी, 23 सितंबर 1908। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध चुटीली शैली का गद्य चर्चे और चरखे किस पत्रिका में प्रकाशित होता है? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिनमान। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता सर्वप्रथम कवि निराला के किस कविता संग्रह से संकलित की गई है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनामिका। अगला प्रश्न है, भारत तेंदु ने किस रचना में भरत शासन तंत्र पर प्रहार किया? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंगश्रिंग से प्रभुत शुद्ध भारती किसकी कविता है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? तो मात्राएं होती है 16, आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? आपका
आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी व्यंग्या। अगला प्रश्न है आचार्य भामहक ने किस काव्य प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया? उत्तर होगा ऑप्शन सी उपदेश। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कुंतक। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है प्राचीन काल राजस्थान के किसी छोटे भाग का नाम डगल था, उसी आधार पर कहाँ वहाँ की भाषा का नाम डिंगल पड़ा, यह मत किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गणपति चंद्र। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान देने वाली संस्थाओं का कालक्रम निर्धारित करें। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नगरी कूट के अनुसार आपको आंसर देना है दोस्तों। आपका पहला है नगरी प्रचारिणी सभा काशी 1893, 2 में है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936, 3 में राष्ट्रभाषा परिषद पुणे 1937 और आपका 4 में है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1951। कूट के अनुसार आपको आंसर देना है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थानी। अगला प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अरबी। अगला प्रश्न है भाष्य वक्ता या वाची का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर होगा दोस्तों बिना समाज के भाषा की रचना और बिना भाषा के समाज की कल्पना पूर्णतः निरर्थक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। दोस्तों हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो इससे पहले का PDF वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जिनको PDF लेना है टेलीग्राम चैनल झारखंड फाइटर से जुड़कर वहाँ से आप लोग PDF भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है प्रतिवेदन लेखन के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रतिवेदन लेखन के लिए दोस्तों आवश्यक है क्रमबद्धता, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संक्षेपण की भाषा है, तो संक्षेपण की भाषा है दोस्तों ऑप्शन सी सरल व सहज। अगला प्रश्न है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी संक्रांति काल। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? तो अवधी, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा जो है वो विकसित है सौर सेनी से, उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 27 अक्टूबर 1999। अगला प्रश्न है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल की समय सीमा है दोस्तों ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। अगला प्रश्न है गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है, ऐसा किसने कहा? ऐसा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा है 1375। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति दोस्तों है आचार्य शुक्ल की, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से स्मृति काल का प्रवर्तक किसे माना है?
तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चिंतामणि। अगला प्रश्न है सिद्धों का संबंध देश के किस भाग से है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों में सबसे पुराना सिद्ध किसे माना है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सरोजवर्ज। अगला प्रश्न है खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो खालिक बारी के रचयिता खुसरो थे। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल को संधि काल एवं चरण काल की संज्ञा किसने दी? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए भक्ति काल। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट प्रश्न है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट दोस्तों प्रेमचंद को कहा जाता है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और आप लोगों सभी को एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट और तब तक के लिए धन्यवाद।